9th, subject Political Science, Chapter 3, Constitutional Design. Student, I taught you in previous class about the democratic constitution in South Africa. साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का बहाली किस प्रकार से हुआ था। स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कैसे हुआ था। टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ओर किस प्रकार से अफ्रीका चला था, नए नए विचार उत्पन्न किया था। टुडे वी स्टडी अबाउट व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। द साउथ अफ्रीकन example is a good way to understand why do we need a constitution and what do constitution do. The oppressors and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझते हैं। इस नए लोकतंत्र में ऑपरेसर मीन्स दमन करने वाले, एंड ऑपरेस्ड जो दमन सहने वाले, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों समाज में साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के समान वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए था। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के समान का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट देने के सिद्धांत को मानते थे। आफ्टर ए लॉन्ग निगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू ए कॉम्प्रोमाइज, लंबे बातचीत के बाद दोनों इस पर आए कि हम एक सिद्धांत को मानेंगे, एक व्यक्ति एक वोट को मानेंगे। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकार पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग जो थे वह चाहते थे कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होना चाहिए। वे इस बात पर सहमत हुए कि इस बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक लोगों जैसे गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसानी नहीं था। इस समझौते को लागू करना और कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर एक दूसरे पर भरोसा का भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता है, भविष्य में इस भरोसे को तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति बन गया। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट टू सच एज ए सिचुएशन is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rulers also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizens. ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पद्धति में लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर मानने को बाध्य रहे। यदि लिखा हुआ चीज रहता है तो कोई भी बाद में उसे पलट नहीं सकता है। इसीलिए लिखा हुआ अच्छा आसान होता है। कुछ बुनियादी नियम पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे, कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। उन्हीं बुनियादी नियम के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज सेट ऑफ रिटेन रूल्स ऑफ दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपुल। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के देश का जो संविधान होगा, लिखित होगा, जो देश के सभी लोगों के द्वारा क्या होगा, मान्य होगा। इसमें पहला नियम क्या था कि फर्स्ट एज जनरेट्स ए डिग्री of trust and
coordination that is necessary for different kinds of people to live together. Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. Third, it lays down limits on the power of the government and tells us what the rights of the citizens are. Fourth, it expresses the aspiration of people about creating a good society. पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। All countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all the countries that are democratic will have constitution. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After a revolution in the French, people approved their democratic constitutions. जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिस देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ का संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक नए लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान है। मेन टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग एक नए संविधान, भारतीय संविधान का बनाना। भारतीय संविधान किस प्रकार से संविधान बना। Like South Africa, India is a constitution also drawn up under very difficult circumstances to making of the constitution for a huge and diverse country like India. जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान गठन हुआ, ठीक उसी प्रकार से इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। भारत में भी संविधान किस प्रकार से बनाना चाहिए, इसके बारे पर भी निर्णय हुआ। भारतीय संविधान के बारे में 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रूपरेखा रखी गई थी, आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी कि किस प्रकार से भारत का संविधान बनेगा। सभी ने एक निर्णय लिया था। औपचारिक शासन की राजनीतिक संस्था और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्था स्वरूप तय करने मदद मिली थी। अंग्रेजी हुकूमत जो है on the basis the British had introduced very weak legislature. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministers all British India. These were not fully democratic government. अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेज ने जिस विधायिका का गठन किया था वो बहुत कमजोर था। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इसमें बनी सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थे। संविधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हें भारतीय लोगों की अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनती थी। फिर 1935 में एक्ट बना, कॉलोनियल एक्ट बना। धीरे धीरे वह ये चाहता था कि संविधान को जो है किस प्रकार से बनाया जाए।
और संविधान निर्माण करने में किस प्रकार से सुविधा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान सभा, भारत का संविधान सभा कैसे होगा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसे पुकारा जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने को कुछ नेताओं के बारे में जानना भी जरूरी है। कैसे हुआ, कैसे चुना गया, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे सभी मिलकर के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया, असेंबली किया गया। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1946 में हुआ था। चुने गए प्रतिनिधि को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ, जिसमें देश से दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बट गया। भारत जो है वह दो हिस्से में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। कौन कौन बटा, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा ने इसे दो हिस्सों में बट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 299 मेंबर्स। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसकी लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। टू मेक दिस डे दे सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को क्यों रिपब्लिक डे मनाते? क्योंकि उस दिन हम लोग का संविधान सभा क्या हुआ था, संविधान को लागू किया था, इम्प्लीमेंटेड हुआ था। कब वो इम्प्लीमेंटेड हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ओवर द लास्ट ऑफ ए सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव एवर क्वेश्चन टू लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान का वैधता पर सवाल नहीं उठाए। ये हमारे संविधान की एक असाधारण सी उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा यह भी कारण है, संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान सभा जो है इंडियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारत के लोग इलेक्टेड हुए थे। इसमें व्यस्त मताधिकार का अधिकार दिया था। पहले जो है इंडिया में 21 ईयर्स था। कितना था? वोट देने का अधिकार 21 ईयर था। लेकिन बाद में जो 65वां संशोधन हुआ था उसके बाद इसे 18 ईयर्स कर दिया गया। कितने ईयर्स कर दिया? 18 ईयर्स कर दिया गया था। Finally, the manner in which the Constituent Assembly what gives authenticity to the Constitution. The Constituent Assembly work in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of the through discussions took
place on draft constitution clause by clause. More than 2,000 amendments were considered. The members deliberates for 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called the Constituent Assembly debates. अंततः जिस संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर काफी बहस भी हुआ और बाद में सहमत हुआ। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठन किया, प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर पर चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार किया गया। 3 वर्ष में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव पर हर शब्द काफी बहस हुआ, उसका रिकॉर्डिंग हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन बहसों हर प्रावधान के पीछे कई सोच और कई समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के लिए दस्तावेज का उपयोग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द बुक we shall study the exact provision of the constitution of different subject at this stage. इस किताब में विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधान का अध्ययन करेंगे। हमने संविधान के पीछे का दर्शन किया है। ये 2 तरीके कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़ करके समझ सकते हैं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव के मन में था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस प्रकार से समाज में असमानता को दूर किया जाए, उस पर भी काफी बहस हुआ। द ड्रीम एंड द प्रोमिस, स्वप्न था, स्वप्न और वायदे थे कि संविधान सभा निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के फॉलोअर्स थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी उपेक्षा के बारे में लिखा भी था। Philosophy of the Constitution, values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, formed the foundation for Indian democracy. These values were embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic value. This is called the preamble to the Constitution. Philosophy of the Constitution. फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन, संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा इस क्रम में जांच परख के लिए भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के नाम से करते हैं। हमें अपने प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब समझना चाहिए। संविधान के प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता भी लिखी गई है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है और कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है, बुरा है,
इसमें भारतीय संविधान की, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रियम्बुल को हम आत्मा कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का अर्थ होता है संस्थाओं का स्वरूप। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलोसफी। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट embodying these value into institutional arrangements. Much of the document called the Constitution of India is about these arrangements. It is very long and detailed document. संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान पर आधारित नहीं है। संविधान इन मूल्यों के संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। यह अधिकांश हिस्सा नहीं, इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला होता है। यह एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसी समय समय पर नए देने के लिए इसमें कुछ बदलाव किया जाता है। इसमें प्रोविजन किया गया है, प्रोविजंस टू इन कॉर्पोरेट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर इसमें क्या करना चाहिए, बदलाव होता है। दिस चेंज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस परिवर्तन को हम भारतीय संविधान की संशोधन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूट अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी ये नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाएगा, जिन्हें स्पष्ट लिखा है किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार और सरकार के लक्षण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक से 3 अध्याय भारतीय संविधान की इन 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालते हैं और यह समझने की कोशिश भी करते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। But this textbooks will not cover all the salient features of the institutional design in the Indian Constitution. लेकिन इस टेक्स्ट बुक में सारे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें टेक्स्ट बुक में कुछ डिबेट भी हो सकता है सारे चीज के बारे में। अब आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा। तो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का संविधान लिखा हुआ एक बहुत विस्तृत दस्तावेज है। जिस दस्तावेज को पढ़ करके भारत के संविधान को हम समझते हैं, कानून को समझते हैं और समय समय पर इसमें परिवर्तन करने का, संशोधन करने का भी व्यवस्था किया गया है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ओके।